आज इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संधि। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? संधि। इससे पिछले वीडियो में हमने अभी तक जो है हिंदी वर्णमाला को विस्तृत तरीके से संपन्न किया है ना। और अब हमारा जो सेकंड टॉपिक आ जाता है वो संधि। संधि जो है, एक बात मैं आपको बताता हूँ, वर्णमाला और संधि जिन्होंने समझ दिया ना, ये दो टॉपिक जिसने समझ दिए उसको हिंदी व्याकरण पढ़ने में कोई समस्या नहीं आने वाली। ठीक है, ये देखो जला हुआ ना, उसे हिंदी व्याकरण पढ़ने में कोई भी समस्या नहीं आने वाली अगर उसने हिंदी वर्णमाला वाला जो टॉपिक है उसे अच्छे ढंग से कर दिया और प्लस जो है वो संधि वाला। लोग कहते हैं वर्णमाला ऐसे निपटा दो, नहीं भैया, उसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना पड़ता है। जिस तरीके से एक भवन की नींव होती है बेटा, फाउंडेशन होता है भवन का, अगर आपने फाउंडेशन कच्चा डाल दिया उसके ऊपर तुमने भवन बनाया, उसमें चाहे तुमने कैसे भी सरियार कैसा भी सीमेंट लगाए, भवन नहीं टिकने वाला है या नहीं। उसी तरह हिंदी व्याकरण का जो फाउंडेशन है वो है वर्णमाला। क्या है बेटा? वर्णमाला। अब अगर वर्ण विचार आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसको सही कॉन्सेप्ट नहीं पकड़ पाए, तो आप हिंदी पे आगे कितनी मेहनत कर लो आपको समझ में नहीं आने वाला। इसलिए बेटा हम जो शुरू कर रहे हैं वो कर रहे हैं संधि को, और आपको बहुत अच्छे ढंग से संधि को समझना पड़ेगा। ठीक है बेटा? आइए, कुछ चीजें मैंने लिखी कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं आज इसमें। संधि का अर्थ पढ़ेंगे, संधि का विलोम शब्द क्या होता है, जो संधि शाब्दिक अर्थ है उसका विलोम शब्द क्या होता है, संधि के पद किस तरीके के होते हैं, संधि की परिभाषा क्या होगी, और संधि के प्रकार जो वर्णों के आधार पर हम करने वाले उसको पढ़ेंगे। और आगे अब जितना भी हमारे पास टाइम मिलेगा हम संधियों का भी विस्तार से वर्णन शुरू कर देंगे। ठीक, कोई दिक्कत है? आइए शुरू करें। ठीक, सबसे पहले समझना पड़ेगा सर ये संधि होती क्या है। अच्छा, संधि का मतलब क्या होता है? पहले तो नॉर्मली संधि का मतलब होता है जोड़, मतलब जोड़। अगर नॉर्मल भाषा में समझे तो कब्जे हो, जोड़ है। अब कैसे जोड़? देखो ये मेरी हड्डी है ना, हाथ की हड्डी है, इसके बीच का जो ये वाला हिस्सा ये कब्जा है, जोड़ है ना। अभी किसको मिला रहे? इस हड्डी को इस हड्डी से मिला रहे। ऐसा हो रहा है या नहीं? तो इसे भी तो विज्ञान की भाषा में, हिंदी में अगर विज्ञान पढ़ो तो संधि बोलते कि नहीं बोलते? बोलो भाई। अच्छा, तो यहाँ तो हम साइंस नहीं पढ़ रहे, हम यहाँ क्या पढ़ रहे? हिंदी पढ़ रहे। और हिंदी में हम वर्ण पढ़ रहे। क्या पढ़ रहे? मुख्य रूप से वर्ण। तो हिंदी में वर्णों को जोड़ने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम संधि कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्योंकि साइंस में तो मैंने कहा भैया जैसे दरवाजे पे भी कब्जा होता है, वो एक दरवाजा दूसरे दरवाजे को जोड़ता है, उसको संधि कहते हैं। ये तो हम समझ रहे। लेकिन यहाँ वर्णों को जोड़ने के लिए जिन मात्राओं का हम प्रयोग करते हैं हम उसे कहते हैं संधि। क्या कहते हैं बेटा? संधि। अच्छा, संधि को अगर कई लोग कहते हैं कि सर इसका संधि विच्छेद क्या होगा, तो हम बाद में बात करेंगे, पहले संधि शब्द पर आ जाते हैं। संधि का शाब्दिक अर्थ मैंने कहा होता है जोड़। क्या होता है बेटा? जोड़। संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़। अब दूसरा पॉइंट हमारे पास है कि अगर संधि का शाब्दिक अर्थ जोड़ है तो विलोम क्या होगा? तो जोड़ मतलब दूर करना, किसी चीज को जोड़ना फिर हटा देना। तो शुद्ध शब्द में अगर मैं बोलूं बेटा तो संधि का विलोम शब्द होता विच्छेद। क्या होता है बेटा? विच्छेद। ये बिल्कुल सही है। अब कई जगह ऐसा भी लिखा होता है कि क्या सर केवल संधि विच्छेद ही होगा या विग्रह भी हो सकता है? चाहे विच्छेद हो चाहे विग्रह, इन दोनों का मतलब अलगाव होता है, एक दूसरे से दूर जाना ही होता है। तो संधि का मतलब होता है बेटा जोड़, और विच्छेद या विग्रह का मतलब होता है एक दूसरे से अलग करना। तो ये दोनों ही शब्द जो है वो सही होंगे। तो कहीं भी अगर पूछा जाए कि संधि का विलोम क्या होगा, तो आप बोलोगे विच्छेद भी होता है और विग्रह भी होता है। लेकिन अमूमन भाषा में हम ज्यादातर संधि विच्छेद शब्द का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बेटा? संधि विच्छेद शब्द का हम प्रयोग करते हैं। क्लियर हुई बात? संधि का शाब्दिक अर्थ भी आपको समझ में आ गया, जोड़ होता है, और संधि का विलोम शब्द विच्छेद या विग्रह होता है। अब आपको समझना है कि सर एक चीज मुझे बताइए, ये संधि के पद क्या है? यहां पे लिखा है ना बेटा संधि के पद। अच्छा, पद क्या है? एक्चुअली में हमें यह पता होना चाहिए कि हम जोड़ किसको रहे हैं, है ना। हमें यह पता होना जोड़ किसको रहे। जैसे मैं एक बात बता दूं, जैसे मैंने एक शब्द यहाँ पे लिखा हिम और एक शब्द मैंने इधर लिखा आलय। दिख रहा है बेटा? एक शब्द लिखा मैंने हिम और दूसरी तरफ मैंने लिखा आलय। अब मैंने कहा इन दोनों को आपस में जोड़ो। तो कैसे जोड़ोगे? अमूमन ही बताओ ना, कैसे जोड़ोगे? इस शब्द का ये पिछला वाला वर्ण जोड़ना पड़ेगा और इस वाले शब्द का ये वाला वर्ण जोड़ना पड़ेगा। ये पहले ये बात है या नहीं? बोलो भाई। यानी इस वाले का ये जो पहला शब्द है इसका, इसे शब्द नहीं पद बोलते, तो थोड़ा रुक जाओ, पहले ये वाला शब्द जोड़ना पड़ेगा। यानी इनको और इन दोनों को आपस में मिलाना पड़ेगा, तभी तो आपस में जुड़ेंगे ना। सोचो ये दोनों है, मुझे आपस में जोड़ने तो कैसे? इसका पिछला हिस्सा इसका ये वाला हिस्सा जोड़ना पड़ेगा, है या नहीं? बोलो। ठीक,
अब बाबू जो संधि है उसमें क्या कर रहे हैं हम, ये दो पद है बेटा, ये दो क्या है बेटा, पद। इन्हें आप बोलेंगे प्रथम पद, क्या बोलेंगे बेटा, प्रथम पद। और इसको आप बोलोगे द्वितीय पद, क्या बोलेंगे। लेकिन पदों को नहीं जोड़ रहे हम तो वर्णों को जोड़ रहे हैं, वर्ण मतलब अक्षरों को जोड़ रहे हैं हम। तो जरा सुनना, इसलिए ये जो प्रथम पद का ये लास्ट वाला अक्षर है, इसको यहां कहते हैं प्रथम वर्ण। क्या कहते हैं बेटा, प्रथम वर्ण। वर्ण का मतलब होता है अक्षर, प्रथम वर्ण। और ये वाला जो है इसे आप बोलेंगे द्वितीय वर्ण। क्या बोलेंगे, द्वितीय वर्ण। या इसे आप एक और भी नाम बोल सकते हैं, अंतिम वर्ण। क्या बोलते हैं, अंतिम वर्ण। ये दोनों आप इसे बोल सकते हैं। तो जोड़ेंगे किसको, इस हिम का पिछले वाले वर्ण को, और आलय जो पद है इसका पहले वाले पद वर्ण को आपस में जोड़ेंगे। और जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा, सुनना थोड़ा, जब इन दोनों को आपस में जोड़ा जाएगा और जोड़ने के बाद जो परिवर्तन आएगा, सुनना थोड़ा सा, ऐसा थोड़ी ऐसे जुड़ जाएगी, जोड़ने के बाद जो परिवर्तन आएगा उसी को हम संधि कहते हैं। क्या क्लियर हुई बात, बोलो भाई। क्या कहा मैंने, प्रथम पद का प्रथम अंतिम वर्ण, आप इसे अंतिम वर्ण बोलेंगे, वैसे उसे वैसे क्या बोलेंगे, अंतिम वर्ण है तो ये प्रथम वर्ण। और ये द्वितीय पद का पहला वर्ण है, वैसे पहला वर्ण है, आप समझ रहे हो कि नहीं, क्योंकि इसका पहला वर्ण है, लेकिन आप इसे पहला वर्ण नहीं बोलेंगे, वो अलग चीज है। तो इन दोनों को हमने जोड़ा, प्रथम वर्ण ये होगा, द्वितीय वर्ण ये होगा। इन दोनों को जोड़ने के बाद जो परिवर्तन आएगा उसे हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, संधि। अब इधर ध्यान दो, संधि की परिभाषा पर आ जाओ। पहले नॉर्मली परिभाषा समझो। मैंने कहा दो वर्णों को आपस में जोड़ने से, दो वर्णों को आपस में जोड़ने से जो परिवर्तन आता है उसे हम संधि कहते हैं। परिभाषा समझ में आई, क्या बोला मैंने, दो वर्णों को आपस में जोड़ने से, अब शुद्ध संस्कृत का एक शब्द बोलता हूं वो सुनना, दो वर्णों को आपस जोड़ने से जो विकार आता है, विकार को ही परिवर्तन कहते हैं, विकार या परिवर्तन आता है उसे हम क्या कहते हैं बेटा, संधि कहते हैं। लिख लो जो मैंने बोला उसे लिख लो आप। अब इधर देखना, मैंने हिम का मौ जोड़ा और इस आ जो आ यहाँ पे आ की मात्रा है, इस आ की मात्रा को मैंने इस पे लगा दिया। आ की मात्रा ही लगती है कि नहीं, अब इस आ की मात्रा यहां लगा दी तो आ हट जाएगा कि नहीं। अब पीछे से मैंने ल और य को जोड़ दिया, ये नया शब्द क्या बना बेटा, हिमालय। ऐसे हुआ कि नहीं, कैसे परिवर्तन आ रहा है। दो शब्द पे थे हमारे पे, एक हिम था और एक आलय था। मैंने कहा पहले पद का अंतिम वर्ण जुड़ेगा और द्वितीय पद का दूसरा वर्ण जुड़ेगा, ऐसे होगा कि नहीं। अब इस मौ है, इनको जोड़ेंगे कैसे, तो मैंने कहा बाबू ऐसे जोड़ेंगे कि ये स्वर है ना, स्वर व्यंजन के अंदर चला जाता है, होता है कि नहीं, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो हमने क्या किया, इस आ को इस मौ में जोड़ दिया। तो अगर मैं आ को मौ में जोड़ूं तो मौ में अगर मैं आ की मात्रा लगाऊं तो ऐसे एक डंडी मारूंगा कि नहीं, हिमा हो गया ना, पीछे कुछ करने की जरूरत नहीं है, हिमालय नया शब्द बना कि नहीं। क्या हिम और आलय के जोड़ के परिवर्तन आया कि नहीं, आया है ना परिवर्तन। इसी परिवर्तन को हम क्या कहते हैं बेटा, क्लियर हुई बात, जल्दी बोलो, क्लियर हुई। और मैं कह रहा हूं अगर परिवर्तन ना आई तब क्या परिस्थितियां बनी, इसका उदाहरण देखो आप, इसका उदाहरण देखो। मैंने दिखा अभी पान प्लस वाला, ऐसे दिखा बेटा मैंने। अब मैंने दोनों को जोड़ दिया, पान वाला, दोनों को जोड़े, ऐसे जुड़ेगा कि नहीं, क्योंकि यहां स्वर तो है नहीं। अब इसे क्या कहेंगे, तो बेटा जब कभी भी दो पदों को आपस में जोड़े, दो वर्णों को आपस में जोड़े और कोई परिवर्तन नहीं आता है तो बेटा उसे कहते हैं संयोग। क्या कहते हैं रे, और जब परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं रे, संधि। क्या एक एक बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत है बताओ मुझे, ठीक है कि नहीं, ठीक है। हमने परिभाषा भी समझ दी, हमने संधि और संयोग दो अलग अलग बातें, लेकिन आपके दिमाग में बात आना चाहिए, मिलेंगे ये दो वर्ण ही पूरी संधि में, क्योंकि मिलेंगे ऐसे। दूसरी चीज क्या समझ रहे, परिवर्तन आना जरूरी है, अगर परिवर्तन नहीं आया तो आप उसे संधि नहीं संयोग बोलेंगे। ये बात अभी तक जो समझाई क्लियर हुई। आइए अब शुरू करते सर। आपने बता दिया संधि का शाब्दिक अर्थ बता दिया, संधि का विलोम बता दिया, संधि की परिभाषा हो गई, लेकिन एक बात मुझे बताइए, संधि के प्रकार कितने होते हैं। क्या कहा मैंने, संधि के प्रकार। आइए एक टॉपिक हमारे पास है संधि के प्रकार। देखो बेटा संधि के प्रकार, ये हमारा अब टॉपिक है, नया टॉपिक, संधि के प्रकार। देखो जरा सुन लो थोड़ा सा, देखो
अभी मैंने आपको दो शब्द दिए थे, हिम प्लस एलाई, ये दो ही दिए थे ना, समझने के लिए इन दोनों को समझो। और इस म को हमने कहा था प्रथम वर्ण, क्या कहा था बेटा, प्रथम वर्ण। और इस आ को हमने कहा था द्वितीय वर्ण, ऐसे बोला था कि नहीं, बोलो भाई, द्वितीय वर्ण ऐसे बोला था। तो ये कहा था हमने प्रथम वर्ण, यानी आप इसे पहला वर्ण कह सकते हैं, इसे दूसरा वर्ण कह सकते हैं। ठीक, मैं पढ़ा क्या रहा हूं, संधि के प्रकार। इस प्रथम वर्ण के आधार पर, सुनना, इस प्रथम वर्ण के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। क्या कहा मैंने, दोबारा बोलो, इस प्रथम वर्ण के आधार पर संधि तीन प्रकार की होती है। अब प्रथम वर्ण के आधार पर मतलब मैं समझा नहीं सर, है ना, आप लोग नहीं समझे ना, समझाता हूं, सुनना। यदि प्रथम वर्ण बाबू, अच्छा कि पहले तीन प्रकारों को भी समझो, धीरे धीरे चीजों को समझना। यदि प्रथम वर्ण, सुनना, यदि प्रथम वर्ण स्वर हो, प्रथम वर्ण क्या हो बेटा, स्वर हो, और द्वितीय वर्ण भी स्वर हो, द्वितीय वर्ण भी क्या हो बेटा, स्वर हो, तो वहां संधि क्या होगी बेटा, रामो जल्दी बताओ, क्या ये बात समझ में आई। मैंने कहा यदि प्रथम वर्ण स्वर हो और द्वितीय वर्ण भी स्वर हो तो वहां संधि क्या होगी, स्वर संधि। क्या ये बात क्लियर हुई, संधि का पहला प्रकार आपके पास समझ में आ गया। आइए दूसरे प्रकार पर चलते हैं। यदि प्रथम वर्ण, सुनना थोड़ा सा, यदि प्रथम वर्ण व्यंजन हो, क्या हो बेटा, क्या कहा मैंने, सुनना थोड़ा सा, प्रथम वर्ण व्यंजन हो और दूसरा वर्ण भी व्यंजन हो तो वहां संधि कौन सी होगी रे, पहली परिस्थिति तो ये बनी। क्या ये पहली परिस्थिति आपके समझ में आई। प्रथम वर्ण क्या बोला मैंने, व्यंजन, दूसरा वर्ण क्या बोला, तो वहां संधि कौन सी होगी। और ये पूरी बात अभी समझ में नहीं आई, दो सुनना जरा। यदि प्रथम वर्ण व्यंजन हो और द्वितीय वर्ण स्वर हो तो भी संधि कौन सी होती है बेटा, क्लियर हुई। दोनों स्थिति में प्रथम वर्ण है, प्रथम वर्ण व्यंजन, दूसरा वर्ण व्यंजन, व्यंजन संधि, प्रथम वर्ण व्यंजन, दूसरा वर्ण स्वर, व्यंजन संधि। तीसरे पॉइंट सुनना, यदि प्रथम वर्ण स्वर भी हो मगर अगर दूसरा वर्ण व्यंजन आ जाए तो भी संधि कौन सी होगी बेटा। तो ये दो बातें समझ में आई, कैमरे पे फ्रेम पूरा आ रहा है, ठीक है, क्या क्लियर हुई बात, बोलो भाई। आइए अब तीसरे पे चलें, तीसरे पे चलते हैं, यहाँ नीचे स्पेस नहीं मिल रहा, जरा इधर ऊपर लिख लेता हूं मैं, सुनना थोड़ा सा, इधर मैं ऊपर लिख लेता हूं बेटा, एक बात को समझो भाई। और आप लोग अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कमेंट करते रहो, सुनना थोड़ा सा। यदि प्रथम वर्ण विसर्ग हो, क्या बोला बेटा मैंने, यदि प्रथम वर्ण विसर्ग हो और द्वितीय वर्ण भी क्या हो बेटा, विसर्ग हो, तो उस कंडीशन में संधि कौन सी होगी रे, क्या क्लियर हुई बात, बोलो भाई। क्या कहा, यदि पहला वर्ण विसर्ग हो और दूसरा वर्ण भी विसर्ग हो तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। गलत बात, दूसरा वर्ण कभी भी विसर्ग नहीं हो सकता है। क्या कहा मैंने, दूसरा वर्ण कभी भी विसर्ग नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें देख रहा था तुम क्या बोलते हो, मैंने कहा पहला वर्ण विसर्ग हो और दूसरा वर्ण यदि स्वर हो तो व्यंजन संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि। यदि पहला वर्ण विसर्ग हो और दूसरा वर्ण व्यंजन हो, क्या बोला मैंने, दूसरा वर्ण व्यंजन हो, यहाँ पे विसर्ग हटा देने बेटा, विसर्ग सॉरी स्वर। यदि पहला वर्ण विसर्ग दूसरा स्वर हो तो संधि कौन सी होगी, विसर्ग संधि होगी। और यदि पहला वर्ण विसर्ग दूसरा व्यंजन भी हो तो भी संधि कौन सी होगी, विसर्ग। क्या ये तीन चीजें आपको समझ में आई, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, क्या समझ में आई बात को, बोलो भाई। और इन तीनों आधारों पर हमारे पास संधि कितनी निकल के आई है, तो संधि तीन निकल के आई। पहली संधि उसे देना बेटा, पहली संधि स्वर संधि, दूसरी संधि व्यंजन संधि और तीसरी संधि विसर्ग संधि। क्या ये बात क्लियर हुई, कोई दिक्कत है। अब हमारे पास सीधे सीधे हमारे पास टॉपिक है स्वर संधि। पहला टॉपिक क्या हमारे पास, स्वर संधि। आइए शुरू करें आज का पहला टॉपिक जिसका नाम है बहुत ही शानदार तरीके से पहली संधि, क्योंकि हमारे पास संधि के प्रकार निकल के कितना आई बेटा, तीन। उनके नाम बता दिए मुझे, इधर देखो जरा, ऊपर मैंने लिखा संधि के प्रकार, किसके आधार पर, हमने पदों के प्रथम वर्ण के आधार पर। पहले प्रकार क्या था बेटा, स्वर संधि,
दूसरा प्रकार क्या था बेटा? व्यंजन संधि। और तीसरा प्रकार क्या था बेटा? विसर्ग संधि। क्या इन्हें प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण के आधार पर आपको समझ में आया कि नहीं? अब चलो, अब शुरुआत करते हैं स्वर संधि की। किसकी बेटा? स्वर संधि। चलो हेडिंग डाल दो, स्वर संधि। ठीक है, बोलो भाई। देखो, सबसे पहले स्वर संधि का हमने ट्रिक तो हमने समझ लिया पदों के आधार पर। पहला वर्ण स्वर हो, अंतिम वर्ण स्वर हो, तो वहां संधि कौन सी होगी? हाँ, यानी अगर मैं इस स्वर संधि की परिभाषा को समझाऊं आपको, तो क्या बोलूंगा? यदि स्वर का मेल स्वर वर्ण से हो, यानी स्वर वर्ण का मेल यदि स्वर वर्ण से हो तो वहां क्या बेटा? स्वर संधि होती है। क्या ये मेरी बात समझ में आई? बोलो भाई, परिभाषा को रिपीट करो मेरे साथ। क्या लिखा हुआ मैंने? यदि स्वर का मेल स्वर वर्ण से हो तो वहां स्वर संधि होती है। कोई दिक्कत है लाला जी? हाँ जी सर, कोई प्रॉब्लम बेटा? क्लियर हुई कि नहीं? हमने स्वर संधि की परिभाषा आपके सामने, किताबी परिभाषा रटनी नहीं है, जो मैं बोल रहा हूं उसे समझ लो, बस यही लिखनी है आपको। स्वर का मेल यदि स्वर वर्ण से हो, यानी प्रथम वर्ण स्वर, द्वितीय वर्ण स्वर, वहां संधि कौन सी होगी बेटा? स्वर। स्वर संधि के प्रकार, हेडिंग डालो बेटा, स्वर संधि के प्रकार। देखो, स्वर संधि बाबू होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की बेटा? स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार? ये चल रहा है? ठीक है, स्वर संधि होती है 5 प्रकार की। चलो बेटा, पहली प्रकार दीर्घ संधि। क्या होती है बेटा? दीर्घ संधि। आइए दूसरी संधि होती है बेटा गुण संधि। क्या होती है बेटा? गुण संधि। ठीक है, हाँ। तीसरा प्रकार होता है बेटा वृद्धि संधि। ये दिखाई दे रहा है ये वाला? देखो, दिख रहा है ना ये? ठीक है, वृद्धि संधि। ठीक है बेटा। चौथा प्रकार क्या होता है बेटा? यण संधि। चौथा प्रकार होता है बेटा यण संधि। और पांचवा प्रकार क्या होता है बेटा? अयादि संधि। अयादि संधि। क्लियर है? कोई दिक्कत है लाला जी? अब आपके पास प्रश्न आएगा, पूछेगा संधि कितने प्रकार की होती है? आप बोलोगे 3 प्रकार, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। फिर पूछेगा स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं? आपके पास सीधे सीधा आपका उत्तर होना चाहिए, स्वर संधि के प्रकार 5 प्रकार की स्वर संधि होती है। पहली संधि, दूसरी संधि, जोर से बोलो, दूसरी संधि, तीसरी संधि, चौथी संधि, पांचवी संधि, बहुत संधि। आइए शुरू करें स्वर संधि को। ठीक है, अब अगर स्वर संधि की बात करूं तो स्वर संधि बाबू होती है 5 प्रकार की। कितने? 5। पहला दीर्घ संधि, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा अयादि संधि। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि, ये 5 प्रकार से संधि होती है। ये सब की सब जो संधियां हैं 5 प्रकार की स्वर संधियां। कैसी संधि है? स्वर संधि। अच्छा, तो आइए अब हम सीधे टॉप में लेकर के चलते हैं कि भाई संधि जो हम स्वर संधि पढ़ रहे हो किस बेस पर, किस तरीके से हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जरा सा, अगर मैं स्वर संधि की बात करूं तो स्वर है, तो मैंने कहा था कि संधियों में जो है 2 वर्ण होते हैं, एक होता प्रथम वर्ण, एक होता द्वितीय वर्ण। तो मैंने कहा था कि स्वर संधि वहां होगी जहां प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों के दोनों स्वर होंगे। कहा था कि नहीं? ये दरवाजा लगा दे बेटा। तो जहां प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण स्वर हो वहां कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। आइए जरा स्वर संधि को समझने से पहले हम जरा स्वरों को लिख लेते हैं बेटा कि स्वर कौन से होते हैं। मैं वर्णमाला को पिछली क्लासों में मैं आपको पढ़ा चुका हूं, तो आइए जरा देखें। ये जल रहा है ना? ठीक है। अच्छा, स्वर कौन से बेटा? जैसे अ, आ, इ, ओ, उ, ऋ, ए, आई, ओ और लास्ट क्या होता है बेटा? आओ। इतना ही है ना? स्वर 11 ही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 ही स्वर होते हैं। और इन्हीं 11 स्वरों पर बेस होती है 5 की 5 संधि। किस पर बेस होती है बेटा? इन 11 स्वरों पर बेस होती है 5 की 5 संधि।
संधि को करने से पहले हमें एक बात जरूर याद रखनी चाहिए कि प्रथम वर्ण क्या होगा। सुनना थोड़ा सा, मैं थोड़ा इधर लिख लेता हूं क्योंकि ज्यादा स्पेस हमको बहुत ज्यादा चाहिए। मैंने कहा प्रथम वर्ण क्या होगा, इसका हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। प्लस द्वितीय वर्ण क्या होगा, क्योंकि मैं इससे पहले समझा चुका हूं आपको प्रथम वर्ण द्वितीय वर्ण के बारे में। द्वितीय वर्ण क्या होगा और इसमें परिवर्तन क्या होगा, क्योंकि संधि वहीं होगी जहां पर क्या होगा बेटा, परिवर्तन। अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वहां संधि नहीं होगी। क्या ये मेरी बात समझ रहे हो? आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दीबाजी थोड़ी, बहुत आराम से चीजों को समझते हुए करेंगे। देखो बेटा, अब दीर्घ संधि पर आते हैं। सबसे पहला है दीर्घ संधि। किस प्रकार की संधि दीर्घ संधि होगी, कैसे शब्द होंगे जो दीर्घ संधि के उदाहरण होंगे, उन पर समझते हैं। यदि प्रथम वर्ण अ है, सुनना थोड़ा सा, प्रथम वर्ण अ है या फिर प्रथम वर्ण आ है, सुनना थोड़ा, प्रथम वर्ण अ या आ है या फिर प्रथम वर्ण ई है या चाहे ई है या चाहे ऊ है या चाहे ऊ है। क्या मेरी बात समझ रहे कि नहीं? यानी हम री तक लेके चल रहे, री से पहले के जितने भी। यदि प्रथम वर्ण अ या आ, फिर ई या ऊ में से कोई एक अगर है, सुनना थोड़ा, तो द्वितीय वर्ण कौन हो सकता है? द्वितीय वर्ण भी अगर अ या फिर आ है, सुनना थोड़ा, या फिर द्वितीय वर्ण ई या फिर जो है ई है, सुनना थोड़ा, या फिर द्वितीय वर्ण उ या फिर उ है, यानी सेम वर्ण हो रहे कि नहीं, लेकिन लघु और दीर्घ हो रहे, छोटा और बड़ा। तो परिवर्तन क्या आएगा? परिवर्तन आएगा, इसका बदलाव आ होगा, इसका बदलाव आ होगा, इसका बदलाव क्या होगा? ई होगा, और इसका बदलाव क्या होगा बेटा? ऊ होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो? अब मैं परिभाषा पर आता हूं, सुनना थोड़ा। दीर्घ संधि का उदाहरणों में अगर मैं परिभाषा में बात करूं तो दीर्घ संधि की परिभाषा क्या उसमें आता है। देखो, यदि अ या आ का मेल अ या आ से हो तो आ बदलेगा। ई या ई का मेल यदि ई से हो तो ई में परिवर्तन हो जाएगा। उ का मेल यदि उ और ऊ से हो तो वो बदलाव ऊ में होगा। यानी लघु दीर्घ का लघु दीर्घ से मेल होने पर परिवर्तन दीर्घ होगा। क्या मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो कि नहीं? यानी प्रथम वर्ण इनमें से कोई एक हो, द्वितीय वर्ण इनमें से, लेकिन हर कंडीशन में दीर्घ ही बनेगा। अब आप सोच रहे हो दीर्घ क्यों बनेगा? दीर्घ इसलिए बनेगा कि भाई मात्राओं की जब वृद्धि हो जाएगी तो दीर्घ बनेगा कि नहीं। सुनना थोड़ा, जैसे मैंने कहा अ है, अगर मैं अ में अ जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा बेटा? आ, क्योंकि दो मात्राएं जोड़ने पर दीर्घ होगा कि नहीं। अगर मैं यही चीज करूं ई या ई करूं, छोटी ई करूं तो क्या बन जाएगा बेटा? दीर्घी। लेकिन अगर मैं छोटी ई प्लस बड़ी ई भी करता तो भी दीर्घी, क्योंकि इससे ऊपर तो हमारे पास ऑप्शन भी नहीं है। समझे कि नहीं? बोलो, ये बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक है, तो आइए, शुरुआत इस तरीके से होनी चाहिए कि प्रथम वर्ण अ या आ में से कोई हो, द्वितीय वर्ण अ या आ में से कोई हो, तो परिवर्तन हमेशा दीर्घ होगा। दीर्घ होगा, इसीलिए संधि दीर्घ होगी। क्या ये समझ में आ रहा है? अब मैं आपको एक उदाहरण देकर के बताता हूं। जैसे एक शब्द लिखा हुआ है धर्मार्थ, जैसे लिखा हुआ धर्म, क्या लिखा हुआ बेटा? धर्म, और प्लस अर्थ, क्या लिखा हुआ? धर्म प्लस अर्थ। अब धर्म प्लस अर्थ लिखा हुआ तो इसका परिवर्तन क्या हो जाता है? तो इसका परिवर्तन जो हो जाता है बेटा वो होता है धर्मार्थ। क्या हो जाता है? धर्मार्थ। क्या ये क्लियर हुई बात? अब सुनना, मौ का मतलब क्या होता है? इसमें किस स्वर का प्रयोग होगा? अ स्वर का। प्लस ये पीछे तो पूरा का पूरा अ है, यहां भी अ आए, यहां भी आया है, होना क्या चाहिए बेटा? आ। तो यहां पे क्या आ की मात्रा लगी है कि नहीं? बोलो भाई, हमेशा जब संधि टूटती बीच से है तो मात्रा भी तो बीच में लगेगी कि नहीं? तो ये बात समझ में आई। यहां का हमने अ जोड़ा, म का अ, इसका अ, इन दोनों को जोड़ा, तो मैंने क्या कहा था? यदि अ प्लस अ को जोड़ेंगे तो आ होगा कि नहीं? क्या यहाँ आ की मात्रा लगी है कि नहीं? क्या ये बात समझ में आई आपको? मैं और भी उदाहरण आपको देने वाला हूं, जरा समझते रहिए। एक उदाहरण मैंने आपको धर्मार्थ दिया, दूसरा उदाहरण सुनना। दूसरा उदाहरण है मत प्लस अनुसार। क्या उदाहरण है बेटा? मत प्लस अनुसार। अच्छा, तो मतलब क्या होता है बेटा? अ, और प्लस ये पिछला वाला क्या है? अ, क्योंकि द्वितीय वर्ण अ है ना। अब ये प्रथम वर्ण है कि नहीं? प्रथम वर्ण अ, द्वितीय वर्ण अ, तो परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा? ये आ का प्रयोग हुआ कि नहीं सा में? बोलो भाई, तो इसमें परिवर्तन क्या हो जाएगा बेटा? आ। ये ऊपर देखो, सा में आ की मात्रा लगी हुई तो अनुसार। क्लियर हो रही बात की नहीं? बोलो, कोई दिक्कत है?
तीसरा पॉइंट सुना, मैं एक और उदाहरण आपको दिखाने वाला हूं। अब मैंने अभी ओ वाले दिखाए, अब मैं कुछ और दिखाता हूं बेटा। जैसे एक शब्द है यहाँ पे सत्य प्लस आग्रह। ये शब्द देखो बेटा जरा, सत्य प्लस आग्रह है। अब इनको जोड़े तो यौ का मतलब क्या है बेटा, अ, क्योंकि यौ में अ का प्रयोग हुआ बोलने में। और ये पीछे प्लस क्या है बेटा, आ। जब अ और आ दोनों मिल जाएंगे तो क्या होना चाहिए परिवर्तन, आ, यानी सत्याग्रह होगा, सत्याग्रह नहीं। क्या होगा बेटा, सत्याग्रह। क्या ये क्लियर हुआ कि नहीं? यहाँ पे देखो या की मात्रा लगी हुई है, या में आ की मात्रा लगी हुई। आपको क्लियर हो रहा है? बोलो। तो ये देख लो आप, सेम सेम। तो पॉइंट ये है कि इधर भी सेम होना चाहिए। लघु दीर्घ एक जैसे, परिवर्तन में हमेशा दीर्घ होगा, तब ही वहां कौन सी संधि होगी बेटा, दीर्घ संधि होगी। और उदाहरण दिखाओ, चलो आइए और उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। अभी तक मैंने अ के उदाहरण दिखाए, अब मैं आपको और उदाहरण दिखाने वाला हूं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ अति प्लस ईव। क्या लिखा हुआ बेटा, अति प्लस ईव। अब क्या बदलाव होगा भाई, तो अति में छोटी ई की मात्रा लगी बेटा, ताव में छोटी ई की मात्रा लगी है ना, तो इसी की मात्रा देखेंगे हम। और इसमें किसकी मात्रा लगी बेटा, बड़ी, ये तो साफ दिख रहा है। और छोटी ई बड़ी को बदलाव पे क्या हो जाएगा बेटा, बड़ी ई लगेगा कि नहीं? तो अगर छोटी ई बड़ी को मतलब ताव में अब छोटी की जगह किसकी मात्रा लग जाएगी, बड़ी की मात्रा, तो क्या हो जाएगा बेटा ये अतीव। तो ये क्लियर हो रहा है, कोई दिक्कत है? हमने कहा सेम होना चाहिए। अ का मेल खुद से, आ का मेल खुद से, अ या आ का मेल एक दूसरे से हो रहा है, ई का मेल एक दूसरे से, उ का मेल एक दूसरे से। यानी अगर मैं इसको ऐसे भी बनाना चाहूं तो ऐसे भी बना सकते हैं, देखो। लेकिन हर कंडीशन में क्या होगा, हमेशा दीर्घ होगा। दीर्घ क्यों होगा, क्योंकि मात्राओं के जुड़ने से वृद्धि होती है, इसलिए हमने कहा दीर्घ हो रहा है वो, तो दीर्घ होगा। क्या क्लियर हुई बात? लेकिन उसी अंक का दीर्घ होगा, किसी और का दीर्घ नहीं होगा, इस बात को भी समझो। आइए दूसरा उदाहरण मैं आपको दिखा रहा हूं। दूसरा उदाहरण यहाँ पे लिखा हुआ, जैसे रजनीश लिखा हुआ, रजनी, रजनी प्लस ईश। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया है, यहाँ पे बड़ी की मात्रा है 9 पे लगी हुई, बोलो। यहाँ पीछे बड़ी की मात्रा है, और छोटी ई बड़ी होकर मात्रा हमेशा किसकी लगेगी, बड़ी की। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, रजनीश बनेगा। ऐसा होगा कि नहीं? इस 9 पे बड़ी की मात्रा जुड़ेगी ना, क्योंकि ये मात्रा हमेशा आगे वाले पे जुड़ती है। ये मात्रा हमेशा आगे वाले पे जुड़ती कि नहीं जुड़ती है, क्योंकि स्वर को व्यंजन के अंदर जाना होता है। लगा दी ना मैंने बड़ी की मात्रा। क्या रजनीश समझ में आया? बोलो। एक शब्द है जैसे धातु, धातु प्लस ऊष्मा। सुनना थोड़ा सा, यहाँ पे देखना जरा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने शब्द धातु प्लस ऊष्मा। अच्छा, तू मतलब क्या है, छोटी ऊ है ना, बोलो। यहाँ क्या है, अब इस छोटी, इस बड़ी ई को इस वाली ई में चलना है, मिलाना ना, स्वर स्वर को मिला के फिर उसको व्यंजन के अंदर डाल देना, यही तो हो रहा है इसमें। तो इस बड़ी ऊ की मात्रा को अगर हम इधर में डालेंगे तो इस तौ पे किसकी मात्रा लग जाएगी, बड़ी ऊ की लगेगी कि नहीं? परिवर्तन बड़ा, छोटा वो बड़ा हो के परिवर्तन बड़ा होगा, इसलिए क्या हो जाएगा बेटा, क्या शब्द क्या बनेगा, धातुष्मा। क्या बन गया कि नहीं? बोलो। ऐसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण है। हमेशा संधि करते हुए बाबू, पिछला वाला जो स्वर होता है, स्वर संधि करते हुए खासकर पिछला वाला जो स्वर होता है आगे व्यंजन के अंदर चला जाता है, क्योंकि आप जानते हो व्यंजन हमेशा स्वरों की सहायता बोले जाते हैं। और मात्राएं कैसे लग रही वृद्धि में, दीर्घ संधि में, दीर्घ संधि मात्राएं लग रही कि दो मात्राएं आपस में मिल रही है, और मिलके तो बड़ी होंगी कि नहीं होंगी। हर कंडीशन में दीर्घ हो तो ऐसी संधि कौन सी होती है बेटा? और इसके बहुत सारे उदाहरण है, कई बार मुझे याद नहीं रहते, मिलेगा। जैसे परीक्षार्थी है, महात्मा है, विद्यालय है, मुनीन्द्र है, नवागत है, देवालय है, और भी बहुत सारे ऐसे उदाहरण है कि नहीं। चलो एक आध जरा करके दिखाओ जरा, देवालय, देवालय को तोड़ के दिखाओ जरा, संधि विच्छेद करके दिखाओ। चलो देवालय को नहीं, रुको थोड़ा सा, रुको जरा। सत्य, अच्छा ये तो कर दिया हमने। महा प्लस आत्मा करके दिखाओ जरा, महा प्लस आत्मा, इसको तोड़ के दिखाओ बेटा जरा। हाँ, महा प्लस आत्मा, तो दोनों तरफ लिख लो। फिर किस क्या निकल आ रहा है नीचे से, आ रहा होगा, और आ मिला के क्या बन रहा है, पीछे वृद्धि हो रही, तो आई बनेगा कि नहीं भाई? चाहे अ के साथ आ जोड़ो, चाहे आ के साथ अ जोड़ो, बनेगा तो दीर्घ। ऐसा होगा कि नहीं? क्या आपको दीर्घ संधि समझ में आ गई? अब गुण संधि पे आ जाओ। ठीक है, आइए जरा गुण संधि पे आइए। अभी तक आपने देखा होगा कि अभी तक री से पहले के सभी जो अक्षर आ रहे थे, जो वर्ण आ रहे थे, उनका मिलाव खुद से हो रहा था। और जब मेल खुद से हो रहा था तो तब कौन सी संधि बन रही थी बेटा? दीर्घ संधि।
अब मेल हम खुद से नहीं कर रहे, अब बेटा मेल हम खुद से नहीं कर रहे हैं, अब हम थोड़ा चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट चेंज करेंगे, देखेंगे कैसे गुण संधि बनती है, जरा इस बारे में भी हम बात कर देते हैं। जरा इधर ध्यान दो बेटा, जरा इधर ध्यान दो, ठीक है। देखो अब हम अ और आ का प्रथम वर्ण रखेंगे। प्रथम वर्ण हर कंडीशन में क्या रहेगा बेटा, अ रहेगा या तो आ, हमेशा प्रथम वर्ण हर कंडीशन में अ या आ रहे। अब अ या आ का मेल अगर ई और ई से हो जाए तो क्या बदलाव आएगा, सुनना थोड़ा। अ या आ का मेल अगर उ और ऊ से हो जाए तो क्या बदलाव आएगा, और अ और आ का मेल यदि रि से हो जाए तो क्या बदलाव आएगा। जो बदलाव आएगा उसी को गुण संधि कहते हैं, ठीक है। ठीक काम कर रहा है, देखो तो ये भी। हाँ क्या कहा मैंने कहा अ या आ का मेल यदि ई से हो जाए तो क्या बदलाव आएगा, ओ से हो जाए तो क्या बदलाव आएगा, रि से हो जाए क्या बदलाव, क्योंकि बदलाव को ही तो संधि कहते हैं बेटा। आइए प्रथम वर्ण हर कंडीशन में क्या होगा बेटा, अ या आ। अब इसका मेल अगर मैं ई या ई से कर देता हूं तो क्या बनता बेटा, ई। आई नहीं बोला बेटा मैंने, ए बोला है, सिंगल मात्रा वाला बोला, ए बनेगा। यदि अ या आ का मेल, अ या आ का मेल यदि किससे हो बेटा, ओ प्लस ऊ या बड़ी ऊ यानी दीर्घ ऊ से हो, लघु ऊ और दीर्घ ऊ से हो, तो परिवर्तन क्या होता बेटा, ओ, सिंगल मात्रा वाला ओ। क्लियर हो रहा है, बोलो। और यदि अ या आ का मेल यानी हर कंडीशन में अ या आ रहे हैं, प्रथम वर्ण हमेशा हर कंडीशन में अ या आ रहेगा, और यदि इसका मेल किससे हो बेटा, रि से हो जाए तो ये परिवर्तन में क्या हो जाएगा बेटा, आर्य हो जाएगा। पीछे वाले पे हलंत लगना है, आर्य हो जाएगा, ये परिवर्तन होगा। तो अगर मैं इसकी परिभाषा बनाऊं गुण संधि तो क्या बोलेंगे, यदि प्रथम वर्ण अ या आ का मेल ई से होता तो ए में बदलाव होता है, यानी ए में बदल जाता है। ओ में होता तो वो ओ में परिवर्तित हो जाता है, और रि में होता है तो वो अर में परिवर्तित हो जाता है। क्या ये बात समझ में आ रही है आपके, कंफर्म। आइए इसके उदाहरण करके देखें, आओ जरा इसके उदाहरण देखें। मैंने इरेजर कहाँ डाला है, अच्छा तभी तुमको कहाँ डाला। आइए जरा बेटा देखो तो, जरा सुनना थोड़ा। ये डायग्राम याद रखोगे, ठीक है। ये डायग्राम यहीं पे रहने देते हैं, नीचे मैं उदाहरण लिखते चले जाता हूँ। उदाहरणों को आपको जरा समझना पड़ेगा अच्छे ढंग से। उदाहरण में जैसे पढ़ता है बेटा नरेंद्र, जैसे देखो बेटा नर, देखो जरा ध्यान से देखो जरा, नर प्लस इंद्र, क्या है बेटा, नर प्लस इंद्र। अच्छा रॉ में किसका प्रयोग होगा बेटा, अ का, और पीछे स्वर क्या है बेटा, ई। ऐसा हो रहा है कि नहीं, आगे स्वर अ है, पीछे स्वर है। अब क्या बोला हुआ ऊपर के, अ और आ का मेल अगर ई से हो जाए तो ए, इसका मतलब इस रॉ में किसकी मात्रा लग रही है, अगर ई आगे आ जाए तो एक ही मात्रा लगनी है। तो कैसे लगेगी बेटा, क्या लिखा जाएगा, नर, नर पे एक ही मात्रा, बाकी सेम, नरेंद्र लिखा गया कि नहीं, यानी परिवर्तन होके ए आया कि नहीं। बोलो संधि आ रही समझ में। हमेशा ध्यान रखो, पिछला वाले जो स्वर है उसको आगे वाले स्वर में जाके मात्रा में बदलाव करना है, अभी तो संधि बनेगी। नहीं तो संधि कैसे बन जाएगी भाई, संधि तभी तो बनेगी। तो क्या आपको ये पहला उदाहरण नरेंद्र समझ में आया, कंफर्म ना। आइए दूसरा उदाहरण देखे जरा, दूसरा उदाहरण इसी ऊपर वाले का उदाहरण में दूसरा उदाहरण लेके चल रहा हूं बेटा। दूसरा उदाहरण हमारे पास है, जैसे मैंने लिखा हो नरेश, जैसे लिखा हो बेटा नरेश, क्या बेटा बेटा, नरेंद्र नहीं नरेश, ये लिखा हो बेटा नरेश, ये नरेश लिखा हुआ बेटा। ये देखना तो कैमरा इसको कवर कर रहा है, ठीक है। अच्छा नरेश शब्द लिखा, चलो इसे हटा देते हैं, नरेश महेश एक जैसे हो गए, कोई बात नहीं। एक और मेरे पास अच्छा सा उदाहरण है, वो है जैसे परम प्लस ईश्वर, क्या लिखा बेटा, परम प्लस ईश्वर। एक यहाँ पे मेरे पास शब्द है, प्रथम वर्ण क्या बेटा मौ, और द्वितीय वर्ण क्या ई। अच्छा मौ का मतलब मौ किससे मिलके बना हुआ है, अ की वजह से बोला जा रहा है मौ। यह पीछे क्या बेटा ई, बड़ी ई है यानी, अब अ और बड़ी ई मिलेगा तो भी क्या होना बेटा ए। इसका मतलब अगर ई अ के साथ जुड़ जाए तो इसमें मौ में किसकी मात्रा लग जाएगी, ये क्लियर हो रही है नहीं। अच्छा तो कैसे लिखेंगे इसको, मौ पे एक ही मात्रा, अब पीछे सेम लिखा जाएगा कि नहीं, परमेश्वर। आगे समझ में। हमने कहा था कि भैया इस मात्रा को इधर वाले के साथ जोड़ना है, यही संधि में यही होता है, सारा खेल यही है संधि का। इस मात्रा को आगे जाकर के इस व्यंजन में जुड़ना है, और व्यंजन में जुड़ के जो बदलाव लाएगा दैट इज संधि। और ये बंदी संधि में हमने कहा गुण संधि का उदाहरण है, परमेश्वर समझ में आ गया। अच्छा तीसरा उदाहरण देखो बेटा,
तीसरा इसी का उदाहरण देखो बेटा, आइए चलो आओ तीसरा उदाहरण देखो। तीसरा उदाहरण क्या है, जरा इधर देखो जरा ध्यान से। इधर जैसे एक शब्द लिखा हुआ वीर प्लस उचित, एक शब्द लिखा हुआ वीर प्लस उचित, दिख रहा है बेटा आपको, वीर प्लस उचित। अच्छा रॉ का मतलब क्या है, औ, और पीछे क्या है उ। क्या बोला था, अगर औ के साथ उ मिलेगा तो क्या हो जाएगा ओ। इसका मतलब ओ की मात्रा इस रॉ में लगेगी कि नहीं, क्योंकि इस उ को इस रॉ के साथ जोड़ना है या नहीं, क्योंकि हमने इन दोनों को जोड़ना है ना, संधि में तो जोड़ते हैं। तो मैंने औ में उ की मात्रा ओ हो जाएगा, तो इस शब्द को कैसे लिखेंगे बेटा, इसमें परिवर्तन आएगा ओ, तो इस शब्द को लिखेंगे कैसे, बदलाव कैसा आएगा इसमें, वीरोचित, ऐसे होगा कि नहीं, जल्दी बोलो भाई, क्या क्लियर हुई बात। दूसरा उदाहरण हो गया आपके पास वीरोचित का। वीरोचित में भी कौन सी संधि होगी, जैसे एक और है देखो, एक शब्द और लिखा हुआ जैसे यहाँ पे, अब मैं इसे मिटा देता हूँ और आएंगे अभी ओ प्लस ओ वाले पे है हम, अभी ओ प्लस ओ वाले को मैं ऊपर लिख लेता हूँ जिससे कि हमारे पास स्पेस मिल सके। अभी हम हमारे पास क्या है, अ या प्रथम वर्ण अ या आ कुछ भी होगा, और द्वितीय वर्ण क्या होगा बेटा ओ और उ, यही तो हमारे पास। अब परिवर्तन होकर के क्या आएगा बेटा, ठीक है। अच्छा इसका और एक और उदाहरण देखो, देखो जैसे लिखा हुआ पर प्लस उपकार, लिखा बेटा, प्रथम वर्ण क्या है रॉ, द्वितीय वर्ण उ, ऐसे है ना। अच्छा रॉ का मतलब रॉ किससे बोला जा रहा है, अ से, तो प्रथम वर्ण अ है, द्वितीय वर्ण क्या उ, यही है ना। अ प्लस उ पे किसकी मात्रा लग जाएगी, ओ की, तो बताओ इसे कैसा लिखा जाएगा, प, रॉ पे ओ की मात्रा लगेगी तो रो, बाकी पीछे का हिस्सा सेम, बदलाव कोई नहीं करना है, दैट इज परोपकार। आपको क्लियर हुआ कि नहीं, बोलो। यानी अ प्लस उ वाले उदाहरण में हमने दुनिया भर के कर दिए, कोई दिक्कत है, तो परोपकार भी क्लियर हो गया। अच्छा अब हमारे पास अ प्लस उ वाले तो सारे हो गए, अब आइए हमारे पास जो बचे हुए हैं बेटा, अब वो है कि भाई अगर अ या आ का मेल, अ या आ का मेल अगर किससे हो जाए बेटा, रे से हो जाए, तो क्या हो जाएगा बेटा, अर लग जाएगा। अर भाव के रूप में लगता है, देखो जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे एक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ बेटा, जैसे एक शब्द है देव, क्या बेटा देव, इसका पहला वर्ण होगा प्लस ऋषि, लिखा हुआ बेटा, वो मीन्स क्या और री मतलब री, क्योंकि री का री इसलिए है कि भाई स्वरों का तो कोई दूसरा भाव निकलता ही नहीं है ना, केवल व्यंजनों का निकलता है, व्यंजन से हम स्वर निकाल के नीचे मात्रा लगा रहे, तो अ प्लस री मिलके क्या हो जाएगा अर। अगर हम अर लिखेंगे तो बेटा इससे क्या लगेंगे, वो के साथ रॉ लगाना पड़ेगा ना, तो कैसा लिखेंगे हम बताओ तो, देवर्षि, ऐसे लिखेंगे कि नहीं, बोलो भाई। अगर इस वो पे रॉ लगाना है तो कैसे लगाओगे, ऊपर लगेगा ना रॉ, तो कैसा लिखा गया, देवर्षि। जैसे मैं एक और लिख रहा हूं बेटा, जैसे एक शब्द लिखा मैंने महा प्लस ऋषि, एक शब्द मैंने और लिखा देखो महा प्लस ऋषि, अब यहाँ पे मैंने लिखा आ प्लस लिखा री, ऐसे लिखा। अब आ प्लस री तो सेम क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे अर बनेगा कि नहीं, यानी इसमें ऊपर वाले में बदलाव क्या आ जाएगा, क्या शब्द बनेगा ये, महर्षि, क्या ऐसे बनेगा कि नहीं, कोई दिक्कत है। तो आपकी दीर्घ संधि भी क्लियर हो गई और गुण संधि भी क्लियर हो गई, क्या हुई कि नहीं, बोलो, कोई दिक्कत है। ठीक है अब आते हैं तीसरी संधि पर, ठीक है। आइए अब तीसरी संधि को समझते हैं जरा, तीसरी संधि को चीजों को आसानी से समझने की हम जो है कोशिश करते हैं। आज इतना।